हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो ये चलिए पढ़ते हैं। इसी क्रम पर हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है। इस क्रम पर हम पढ़ेंगे शब्द रचना का टॉपिक चल रहा है योग रूढ़। कौन सा चल रहा है? योग रूढ़। योग रूढ़, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द जो हैं तो उस पर हमने बता दिया है, योग रूढ़ के बारे में बता दिया है, ठीक है। हमने उत्पत्ति के आधार पर तीनों शब्दों के बारे में बता दिया। हमने बताया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये तीनों जो शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर भेद हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब हम कह रहे थे कि ये बताएंगे कि योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें, कि योग रूढ़ शब्द होंगे कौन कौन से, ये हमें अभी चर्चा करना है इस पर, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें। तो हेडिंग लगाएंगे योग रूढ़ होने की शर्तें। हेडिंग है हमारी योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें। हेडिंग हम लगा रहे हैं योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें। शब्द होने की शर्तें, ठीक है। योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें, ये हेडिंग है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें, ठीक। तो इस क्रम पर हम पहली बात जानेंगे कि जो पर्यायवाची होता है, जल का जो पर्यायवाची होता है, उस जल के पर्यायवाची में यदि अंत में हम जल के पर्यायवाची के अंत में जा लगा दें, दा लगा दें और धी लगा दें तो वह योग रूढ़ शब्द बन जाता है। तो वह कौन सा शब्द बन जाएगा? योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। तो हमारा पहला नंबर क्या है? हम पहले नंबर पे आपको बता रहे हैं कि जल के किसी भी पर्यायवाची, ठीक, पर्यायवाची के अंत में यदि जा, दा और धी लगा हो तो वह योग रूढ़ होता है। हमने योग रूढ़ के बारे में बताया था कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और वो कई अर्थों में कई अर्थ निकलते हैं उस शब्द के, लेकिन वह एक ही अर्थ में मान्य होता है। अर्थ तो उसके कई सारे होंगे लेकिन वह एक अर्थ में वैल्यू देगा, अपनी एक अर्थ में मान्य होगा। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो योग रूढ़ शब्द होंगे। तो हमने क्या बताया कि जल की किसी भी पर्यायवाची के अंत में दा लगा दें, जा लगा दें, दा लगा दें, धी लगा दें तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखें, जैसे हम बात करें जलद, ज लगा दें, जलज, ठीक है। फिर जलद लगा दें, फिर जलधि लगा दें, जलधि, ठीक। जल के अंत में हमने जा लगाया, दा लगाया और धी लगाया, ठीक है। तो ये आपके हुए योग रूढ़ शब्द। कैसे भी देखेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल लिख देते हैं। अगला हम लिख देते हैं वारिद। वारी मीन्स भी होता है जल, वारी मीन्स भी जल। तो वारिज, वारिद, वारिधि, ठीक। इसी प्रकार हम नीर मीन्स भी जल होता है, नीर। तो नीरज, नीरद और नीरधि। इसी प्रकार जल के जो भी पर्यायवाची होंगे उसके अंत में हम जा लगा दें, दा लगा दें और धी लगा दें तो वह आपका योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे इनको कहेंगे क्यों योग रूढ़ शब्द, देखिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। अब जलज, हम यहाँ पर यदि लिखें जलज, ये बना है जल प्लस ज से, ठीक है। तो यहाँ पर जल का जो अर्थ है वो, यहाँ पर जल का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, जल में, ठीक है, जल में रहने वाला, जल में, ठीक है। में जन्म, जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो जल में जल और जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कौन कहलाता है? वो होता है आपका कुमुदनी भी होता है, ठीक है। इसका अर्थ पूरा हो जाएगा जल में, शाब्दिक अर्थ जल में जन्म लेने वाला, जल में पैदा होने वाला, लेने वाला, ठीक है। इस पर हम कह सकते हैं आपका कुमुदनी, कुमुदनी हो गया, कुमुदनी। कमल, कमल भी जल में जन्म लेता है
और शैवाल भी, काई भी जल में होती है, ठीक, मछली भी जल में, ये सब जल में होते हैं। इन सबको हम जलज बोलेंगे क्योंकि जल में जन्म लेते हैं, जल में रहते हैं ये, ठीक है, इसलिए इनको हम सबको जलज बोलेंगे। इन सबको हम क्या बोलेंगे? जलज बोलेंगे। लेकिन विशेष रूप से जो जलज किसे कहा गया है? जल में जन्म लेने वाला कमल को कहा गया है। तो ये क्या है? कमल के अर्थ में मान्य है, कमल के अर्थ में ये सर्वमान्य है, जलज। इसी प्रकार जलद कर दें यदि हम, जलद, तो जलद होगा जल प्लस दा, जल में जल, दा मीन्स देने वाला, देने वाला, हाँ, जल देने वाला, जल देने वाला, यहाँ लिख दें जल देने वाला, जलज होगा। जो जल देगा वो जलद होगा, जलद, ठीक है। तो जो जलद है वो जल देता है, तो हम जलज कह सकते हैं, जलद। हैंड पंप को कह सकते हैं, हैंड पंप को कह सकते हैं, कुआं भी कह सकते हैं, तालाब भी कह सकते हैं जो जल देता है, बादल भी कह सकते हैं, बादल, और नल आदि, ये सब जितने भी हैं, नदी, ये सब जितने हैं सब आपके जलद हैं, जलद हैं। लेकिन विशेष रूप से जो कहा गया है वो बादल के लिए कहा गया है जलद। बादल जो जल देने वाला है वो बादल है, बादल के लिए कहा गया है जलद, ठीक है। इसी प्रकार हम जलधि कहें, जलधि, 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 ठीक है। तो जलधि जो है वो होगा जल प्लस धी, जलध, जल प्लस धी। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ जो होगा वो जल का जल होगा, जल का जल। अधि का अर्थ होता है आगार, आगार या रहने का स्थान, रहने का स्थान कह सकते हैं, रहने का स्थान, ठीक है। तो जल के रहने का स्थान किसे बोलते हैं? समुद्र को। जल के रहने का स्थान किसे बोलते हैं? समुद्र को। तो जल के रहने का स्थान, जल के रहने का स्थान, जल के रहने का स्थान समुद्र होता है। कौन सा है? समुद्र को बोलते हैं, विशेष रूप से समुद्र को। रहने का स्थान नदी भी है, तालाब भी है, देख, रहने के स्थान नदी भी है, तालाब भी है, ठीक है, और कुआं भी है। लेकिन विशेष रूप से ये समुद्र के लिए, समुद्र में जल जो हमारा है वो समुद्र में विशेष रूप से रहता है, ठीक है। तो विशेष रूप से जलधि जो है समुद्र के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो आपका जलधि योग रूढ़ शब्द है। कौन शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। आइए इसी क्रम पे हम अगला देखें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें? जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो आएगा वारिधि शब्द है, वारिधि शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं ऑप्शन। मान लिया कि रूढ़ है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़, यौगिक रूढ़, ठीक। अब यहाँ पर वारिधि जो है तो पानी के रहने का स्थान समुद्र, ठीक है। ये आपका जो है योग रूढ़ शब्द हो जाए। कौन सा शब्द? योग। ये ऑप्शन होता नहीं है, ये होगा नहीं, यौगिक होगा क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बने, लेकिन इसका एक अर्थ हो तो यौगिक होगा, लेकिन कई अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन विशेष अर्थ में माने, एक अर्थ में माने, इसलिए ये योग रूढ़ है। और आपका रूढ़ शब्द है नहीं क्योंकि अलग अलग वर्डों में टूटेगा नहीं, सार्थक योग इसका नहीं बनेगा फिर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो है बहुब्रीहि समास के समस्त पद योग रूढ़ होते हैं। हम लिखेंगे बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास के समस्त पद योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, ठीक। जैसे एक पॉइंट और देते हैं का नंबर यहाँ पर हम, जैसे कुछ देवता होंगे वही बहुब्रीहि समास में भी देवताओं के जो पर्यायवाची होंगे वो बहुब्रीहि समास होते हैं, और उपनाम उपाधियाँ भी आपकी बहुब्रीहि समास में आती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वे शब्द जो किसी देवी देवता या अन्य के पर्यायवाची होते हैं,
वे योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। जैसे 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 हम कहें बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, ठीक है, बीड़ा पाड़ी, जिसके हाथ में वाद्य यंत्र है, सरस्वती। बीड़ा है जिसके हाथ में, वो क्या है? बीड़ा पाड़ी है, सरस्वती जी के लिए है। लंबोदर देवता के लिए है ना, ऐसा भी लंबोदर, गणेश जी को कहा जाता है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर होगा। एक दंत, एक दंत, एक दांत है जिसके, एक दंत। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, चतुर्भुज। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, दशानन। खड़ानन, ठीक है। तो ये आपके हुए बहुब्रीहि समास। जितने भी बहुब्रीहि समास के समस्त पद हैं वो सब के सब योग रूढ़ होते हैं। अब दूसरा यदि हम देखें ख नंबर में बहुब्रीहि समास का ही पॉइंट कि उपनाम एवं उपाधियां योग रूढ़ होती हैं। जो उपनाम हैं वो भी आपके क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। उपनाम एवं उपाधियां, उपाधियां योग रूढ़ होती हैं, ठीक है, योग रूढ़ होती हैं। जैसे उपनाम, हमारे उपनाम में जो लगा है, तो हम जैसे मान लिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उपनाम जो होता है वो नाम के बाद लगता है, और जो उपाधि होती है वो नाम के पहले लगती है। उपाधि नाम के शुरुआत में लगती है और उपनाम जो होता है वो नाम के बाद लगता है, टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो उपाधि जो होगी, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर नाम के पहले लगता है इसलिए ये उपाधि है। भारतेंदु एक उपाधि है। भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। जितने भी भारत का नाम रोशन करने वाले हैं वो सब भारतेंदु, जितने भी भारत का नाम रोशन करने वाले हैं वो सब भारतेंदु हैं। लेकिन विशेष रूप से जो कहा गया है भारत का चंद्रमा या भारतेंदु, उसे हरिश्चंद्र के लिए कहा गया है। हिंदी में आप देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो उपाधि आपकी जो है भारतेंदु उपाधि है, ठीक है। भारत का इंदु, भारत प्लस इंदु विच्छेद करेंगे तो भारत प्लस इंदु, इंदु में चंद्रमा होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची है इंदु, तो भारत का चंद्रमा हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो भारत प्लस इंदु, तो हम कह सकते हैं भारत का चंद्रमा, भारत का चंद्रमा। तो भारत का चंद्रमा जो नाम रोशन करने वाले हैं वो सब भारत के चंद्रमा, हरिश्चंद्र, सचिन तेंदुलकर, अब अमिताभ बच्चन। लेकिन ये विशेष रूप से जो है वो हरिश्चंद्र के लिए कहा गया। किसके लिए? हरिश्चंद्र के लिए कहा गया है, ठीक है। अब उपनाम जो है, जो उपनाम होता है वो, जिसे हम मान लिया बिहार के हैं, कहाँ के हैं? बिहार के, बिहार के हैं, तो हम लोग को बिहारी बोला जाए। क्या बोलते हैं? बिहारी उपनाम लगाएंगे, बिहारी। तो बिहारी एक क्या है? उपनाम है, मतलब बिहार का रहने वाला, बिहार का रहने वाला, बिहार का रहने वाला, बिहार का रहने वाला। तो बिहार का रहने वाला तमाम लोग हो सकते हैं, ठीक है। उनके नाम के आगे बिहारी लगा देंगे तो वो उनकी उपनाम हो जाएगा। नाम के आगे उपाधि या नाम के बाद लगा देंगे बिहारी, तो वो हो जाएगा आपका उपनाम। जितने भी उपनाम हो सब योग रूढ़ हैं। नाम के बाद जैसे चंदेल लगा दें, यादव लगा दें, शर्मा लगा दें, ठीक है, ये सब, अग्रवाल लगा दें, सब आपकी योग रूढ़ है, सब योग रूढ़ है, ठीक है। अब तो बिहार का रहने वाला आपका बिहारी होगा, बिहारी क्या है? योग रूढ़ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और शब्द मान लेते हैं, नेताजी, नेताजी। अगर इसका विच्छेद करें तो नेता प्लस जी होगा, नेता प्लस जी। तो नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, और जी का मतलब सम्मान सूचक शब्द है। ये किसी के नाम के बाद जी लगा दें तो सम्मान सूचक हो जाता है, सम्मान सूचक शब्द हो जाएगा वो, ठीक है, सम्मान के लिए लगाया जाता है जी।
किसी के नाम के बाद। तो यहाँ पर जो नेता का मतलब है नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला। ठीक, इस जी का मतलब है सामान्य सूचक, सामान्य सूचक, ये सामान्य सूचक है जी। ठीक है, नेतृत्व करने वाला मतलब नेतृत्व करने वाला सम्मानित व्यक्ति, इसका अर्थ हो जाएगा पूरा। ये देखिए यार, तो नेतृत्व करने वाला सम्मान्य सूचक, सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित सूचक नहीं, सम्मानित व्यक्ति। ठीक, सम्मानित व्यक्ति। तो सम्मानित व्यक्ति आपका नेतृत्व करने वाला कौन कौन सा हो सकता है? आपका ग्राम प्रधान भी हो सकता है, ठीक, संसद भी हो सकता है, सांसद, विधायक, सब जितने हैं, विधायक, सुभाष चंद्र बोस, ये सब के सब आपके क्या हैं? नेतृत्व करने वाले हैं। लेकिन नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, किसको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। देखिए, ग्राम प्रधान भी नेतृत्व करता है, सांसद भी करता है, नियम कानून लागू करवाता है, विधायक भी करता है, सुभाष चंद्र बोस भी करते थे। लेकिन ये जो वर्ड है नेताजी, वो सुभाष चंद्र बोस के लिए है विशेष रूप से, इसलिए योग रूढ़ है। ठीक है, तो जितनी भी एक प्रकार की उपाधि है, ये नाम के पहले लगाया जाता है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम के पहले लगेगा, तो ये क्या है? उपाधि है एक प्रकार की। तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। हमने बताया कि जल के पर्यायवाची के अंत में जा लगा दें, दा लगा दें, धी लगा दें, जा लगा दें, दा लगा दें, धी लगा दें, तो वो जितने भी शब्द बनेंगे वो सब के सब योग रूढ़ होंगे। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में समस्त पद जितने भी होते हैं वो सब योग रूढ़ होते हैं। जैसे देवी देवता के नाम के पर्यायवाची जो हैं वो सब योग रूढ़ होते हैं, उपनाम उपाधि ये योग रूढ़ होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे योग रूढ़ होने की शर्तें क्या है। अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। हेडिंग हम लगाएंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो टाइप, कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं अर्थ के आधार पर। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। दूसरा निरर्थक, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं। तो हम पहली हेडिंग लगाएंगे सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ हो, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, तो हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ हो, एक निश्चित अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द कौन? जिनका अर्थ निकले वही है सार्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अर्थ सहित हो वो शब्द। तो आपका शब्द मान लिया, हम लेते हैं राम। ठीक है, एक सार्थक शब्द है, किसका अर्थ है? कमल, एक सार्थक शब्द है, इसका भी कोई अर्थ है। कमल का अर्थ जानते ही, पुष्प है बादल ही एक सार्थक शब्द है। घर एक सार्थक शब्द, मतलब जिन शब्दों को आप क्या देखें कि इनका मतलब कुछ निकल रहा है वो आपके सब सार्थक शब्द है, और जिसका कुछ मतलब न निकले वो आपका निरर्थक शब्द होगा। जैसे आपको तुरंत ये बिल्कुल सिंपल था, समझ आ गया होगा। जैसे हम कहें दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। ठीक है, तो वे शब्द जो क्या है? अर्थविहीन होते हैं, अर्थ नहीं निकलता उनका, तो हम कह सकते हैं वे शब्द जिनका अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं, तो लिखेंगे वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक
शब्द कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे ठीक, जैसे हम वर्ड देखें, इसे हम लिख दें मकल, कोई अर्थ नहीं मकल का। सकप, नमज नमज, मनज, सु सन सन सनन, खनम खनम आदि। इसी तरह जितने भी ऊटपटांग के शब्द ये सब बनेंगे जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं निकलेगा, वो सब निरर्थक है, वो सब के सब निरर्थक शब्द हैं। तो आपको सार्थक शब्द निरर्थक शब्द समझ में आया होगा। ठीक है, सार्थक क्या होते हैं? वे शब्द जो अर्थ देते हैं वो सार्थक होते हैं, और जो अर्थ नहीं देते वो निरर्थक होते हैं। तो वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक निरर्थक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं पेंट करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रूप के आधार पर शब्द के भेद, मतलब रूप के आधार पर, ये प्रयोग के आधार पर उसे कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पेंट करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।